Saurabh ji. Welcome, Saurabh ji. Let's have a chat from your end. We want to listen you more about a dream career for our ME, EX, and EC graduates. As we have requested, we have incorporated these students as well. And as you told that they are all having better careers, best career, rather I could say, as far as their packages are concerned. Let me again share the profile of Mr. Saurabh Sodhi. He is currently working as second assistant engineer and marine engineer. Commonly we known it as Merchant Navy. His ship is Navigated Ship Management Private Limited, belongs to Singapore. He has completed his B Mechanical Engineering from our esteemed college, SIRT, in 2008. Thereafter, he has got a GME degree in 2010, and thereafter he continues with his career in shipping. So now it's over to Saurabh bhai. Saurabh bhai, as per your wish, we have maintained these slides. Please continue with this. Thank you, sir. Welcome, Saurabh. Welcome again. Sir, thank you. The, मीनल मैम. Yes, sir. मैम एक बार ऑफिशियली मैम फिर से आप सौरभ को वेलकम कर लेना, बस 2 सेकंड के लिए. हाँ बिल्कुल वेलकम. एंड सर आपका म्यूट करिए, आप दोनों पास में बैठे हो ना इसलिए दिक्कत हो रही है ना, बहुत बहुत दिक्कत हो रही है. सौरभ प्लीज स्टार्ट योर सेशन. द स्टूडेंट अच्छे पार्टिसिपेंट भी हो गए. प्लीज स्टार्ट योर सेशन सर. थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि प्लीज फैकल्टीज, मैम, सर, आप मुझे थैंक यू मत बोलिए, क्योंकि थैंक यू मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि जो मैं आज हूँ वो आप लोग के कारण हूँ. तो प्लीज थैंक यू मत बोलिए. और वापस मुझे 14-15 ईयर्स बैक में चला गया. ऐसा लग रहा है कि मैं क्लास में बैठा हूँ और सामने मेरी फैकल्टी खड़ी मुझे पढ़ा रही है. तो बहुत मिस करता हूँ मैं आप लोगों को सर. और ऐसे टाइम, ऐसी जॉब है कि मैं मिल नहीं पाता हूँ. पहले मैं आता था मिलने के लिए, और मीना मैम ने शायद हमें केवल 1 या 2 लेक्चर पूरे 4 इयर्स में दिए, क्योंकि वो इसी ब्रांच की. लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे वो हमारे मैकेनिकल डिपार्टमेंट की ही है. उन्होंने ही हमें पूरा वो पढ़ाया, जैसा ऐसा फील होता है. जिज्ञासी सर, माय फेवरेट सर, उन्होंने हमें इतनी अच्छी ड्राइंग बताई कि सर वो ड्राइंग आज हमारे काम आ रही है इसमें भी. और सुधीर सर थे, सुधीर श्रीवास्तव सर, हृदय वर्मा सर, भावना मैम, ये सारी फैकल्टी हैं जिनको मैं बहुत बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ. सोनल मैम एंड वन मोर इज अभिलाषा पवार मैम, जो हमें इलेक्ट्रिकल पढ़ाई थी. तो आप लोग को मैं बहुत मिस करता हूँ सर. आप लोग के कारण मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ. मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे अपने इस इंस्टीट्यूट के इस फंक्शन के लिए, वेबिनार के लिए मुझे इनवाइट किया कि मैं मर्चेंट नेवी के बारे में कुछ सबको बताऊं. क्योंकि इस फील्ड के बारे में सर खासकर एमपी में, मध्य प्रदेश में 99% लोग नहीं जानते हैं इसमें कैसे एंटर करते हैं, कैसे सिलेक्ट होते हैं. तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आज भी मैं अगर अपने रिलेटिव या कहीं मिलता हूँ तो वो यही कहते हैं कि आप क्या इंडियन नेवी में हैं. उनको ये नहीं पता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन नेवी एंड द मर्चेंट नेवी. तो सबसे पहले तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए स्टूडेंट्स को, सबको, कि व्हाट इज द मर्चेंट नेवी एंड इंडियन नेवी. मर्चेंट नेवी फॉर ए कमर्शियल पर्पज, जो हमारे कार्गोज और जो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं कंट्री टू कंट्री एंड इन द इंटरनल कंट्री आल्सो कोस्टल, वो ऑल शिप से होते हैं. 90% जो भी हमारा बिजनेस ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है वो बाई शिपिंग चलता है. एक्सपोर्ट इंपोर्ट, चाहे ऑयल हो, केमिकल्स हो, कुछ भी हो, वो शिप से होता है. तो दैट शिप की जो जॉब होती है वो सब कुछ मर्चेंट नेवी से है. उसको मर्चेंट नेवी कहा जाता है. मर्चेंट इज हिंदी में व्यापार. तो दैट इज द मर्चेंट नेवी. उसमें भी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कंपनियां हैं. गवर्नमेंट कंपनी इन इंडिया इज द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड प्राइवेट कंपनीज आर मेनी मोर, सो मोर. तो बहुत सारी कंपनियां हैं उसमें. बेसिकली इसमें जो हमारी मर्चेंट नेवी है उसमें हमारे 3 डिपार्टमेंट होते हैं. वन इज द डेक डिपार्टमेंट,
जो नेविगेशनल देखता है। सेकंड इंजन डिपार्टमेंट, जो सारी मशीनरीज, इंजन जो भी होते हैं मशीन, वो इंजीनियर्स देखते हैं, दैट इज द इंजन डिपार्टमेंट। थर्ड इज द गैली डिपार्टमेंट। गैली डिपार्टमेंट इज फॉर कैटरिंग एंड ऑल दिस थिंग, क्लीनिंग पर्पस जो होता है वो गैली डिपार्टमेंट। तो मैं बेसिकली इंजन डिपार्टमेंट का हूँ, तो मैं इंजन डिपार्टमेंट के बारे में आपको बताता हूँ कि इट इज वेरी गुड फील्ड फॉर बेसिकली इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट है, बहुत ग्रोथ है। हाँ, ये जरूर है कि ग्रोथ स्लो है, ये मैं नहीं कहूँगा वेरी फास्ट ग्रोथ है। ग्रोथ स्लो है क्योंकि हमें यहाँ पर एवरी फॉर रैंक प्रमोशन के लिए हमें एग्जाम देना होता है, एंड दैट एग्जाम इज कंडक्टेड बाय द डीजी शिपिंग, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। तो वो बहुत जरूरी चीज़ है। एंड जिस तरह से मैं कहूँ कि सब लोग मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे ये सारे गुरु हैं, वैसे मेरी फील्ड में मर्चेंट नेवी में भी मेरे एक गुरु हैं। और मुझे आज बहुत खुशी है कि वो आज हमारे वेबिनार में हमारे साथ हैं, और वो है चीफ इंजीनियर गुरिंदर ग्रेवाल सर, जो मोहाली से कंडक्ट करते हैं। वो आज इसमें जुड़े हुए हैं, वो मेरे इस लाइन के गुरु हैं, जो भी मैंने सीखा है। तो थैंक यू सौरभ सर। सौरभ एक मिनट इंटरप्ट करूंगा सर, जुड़े हुए हैं क्या? उनका नाम बता दो, मैं उनको पिन कर देता यस हूँ। सर। सर उनका नाम है चीफ इंजीनियर गुरविंदर ग्रेवाल। नहीं, उसी नाम से जुड़े हुए हैं वो? यस सर, मेरे ख्याल से उन्हीं से जुड़े हैं, वो मुझे अभी ये नाम नहीं याद सर, सर को कहो कि हैंड रेज कर दें तो मैं उनको पिन कर दूंगा। ग्रेवाल सर, आप हैंड रेज करिए, वो शायद ब्राउन कलर की टी शर्ट पहने हैं। यस, ओके ओके, गुड। जी, ग्रेवाल साहब आ गए हमारे साथ। ग्रेवाल साहब अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को। वेलकम सर। ग्रेवाल सर, आप Thank you, सुन? sir. जी हाँ, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good जी morning, सर। everybody. जी सर। जो सौरभ सोनी है वो मेरे साथ फोर्थ इंजीनियर थे जी मैकेनिकल टैंकर में। एंड मुझे लगता है आप लोगों ने उनको बहुत अच्छी शिक्षा दी है फोर्थ इंजीनियर में। एंड आई वाज वेरी हैप्पी विथ हिम एंड आई गॉट हिम प्रमोटेड टू थर्ड इंजीनियर ऑन आवर इन आवर कंपनी। यस सर। और काफी अच्छे थे, मतलब अभी तक उनके साथ मेरे संबंध है। और उन्होंने मुझे नहीं बताया इसके बारे में, ये जूम मीटिंग के बारे में। ये अचानक सरप्राइज सर आपने अचानक मुझे मैं दिया कहीं है। घूम रहा था और मैंने देखा, अरे ये तो सौरभ सोनी दिख रहा है, नहीं, तो मैंने सौरभ ज्वाइन किया। सौरभ से तो सर मैंने बोला था, उसने मुझसे पूछा भी कि सर मैं बाकियों से शेयर कर सकता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल मोस्ट वेलकम है, तुम शेयर करो, है ना। और हमने, सौरभ हमारा सेकंड बैच पास आउट है सर 2008 का, है ना। हमारा कॉलेज 2003 स्टार्ट हुआ था, तो सेकंड बैच पास आउट है। और हमेशा से बहुत एक्टिव स्टूडेंट रहा है, और फेवरेट भी रहा है हम सबका। हम भी मैकेनिकल से सब लोग हैं, तो फेवरेट रहा और अभी तक टच में भी है। Last Teachers Day he called me, and then again we have planned for this meeting. So thank you again sir for becoming his teacher. Yes Saurabh. सौरभ भाई आप स्टार्ट करो। तो मैंने आप उसी सीक्वेंस में स्लाइड्स बनाए हुए हैं। व्हेनेवर यू वांट प्लीज टेल मी। 37 स्लाइड्स हैं, है ना? ओके ओके। ओके। तो सर मर्चेंट नेवी मैंने 2008 में पास आउट किया था SIRT से, फ्रॉम मैकेनिकल ब्रांच। At that time, I selected in the ETA Engineering Private Limited also, open campus, and they have transferred to me in the Delhi International Airport Limited, and I have done 2 years job there, but I'm not satisfied that job. And then I have searches all things that where I can go, Air Force, Navy, everywhere I searches, लेकिन मुझे कहीं ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जॉब भी थी और पढ़ाई भी थी, तो साथ में मैं सेलेक्ट नहीं हो पाता था। रिटेन हो जाते थे, लेकिन SSB होते तो उसमें नहीं होते थे। एट दैट टाइम वहाँ पर मेरे एक सर थे, AGM, उन्होंने मुझे बोला कि वो मर्चेंट नेवी से आए थे, उन्होंने बोला कि यू कैन गो फॉर द मर्चेंट नेवी, इट्स अ वेरी गुड जॉब, और जो यहाँ मेहनत करते हो उतनी मेहनत अगर वहाँ करोगे तो बहुत ग्रोथ होगी, और
सबसे बड़ी बात चीज़ है कि वहाँ पर आप 100% एक मैकेनिकल इंजीनियर कहलाओगे। यहाँ नहीं कहला रहे। यहाँ समझ में नहीं आता था कि मैं प्रोडक्शन में हूँ, कि क्वालिटी में हूँ, कि फील्ड में हूँ, कि सिविल में हूँ। लेकिन वहाँ पर मुझे ऐसा फ़ील हुआ, उन्होंने बोला कि आप 100% मैकेनिकल इंजीनियर कहलाओगे। तो मैंने उनसे पूछा कैसे सिलेक्शन होता है, क्या होता है? तो उन्होंने मुझे फिर इंस्टीट्यूट बताया। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनकी खुद की ओनरशिप है, जो इंस्टीट्यूट भी है और उनके शिफ्ट्स भी चलते हैं। तो फॉर ट्रेनिंग पर्पस इट इज़ गुड। जो आप अभी ये स्लाइड देख रहे हैं, ये मेरे ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज लोनावला की है। इनकी खुद की कंपनी है जो इंडिया की। सौरभ सौरभ एक सेकंड इंटरप्ट करूँगा, थोड़ा सा वॉइस तुम्हारी साइड से लो आ रही है, तो या तो ईयरफोन यूज करो या थोड़ा पास कर लो, थोड़ा सा लो। तो ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं, ये मेरे ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज की है, जहाँ मैंने 2010 में पास आउट किया था। ये मेरे पूरे बैच हैं, 40 का बैच होता है, आज भी वही है। एंड उनकी खुद की कंपनी है जो इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है, द ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट और द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उनके आज की डेट में 48 या 49 शिप्स है, गैस कैरियर है, केमिकल्स हैं, प्रोडक्ट है, कार क्रूड ऑयल है, टैंकर्स है। तो वहाँ पर आप ट्रेनिंग के बाद उनका प्लेसमेंट 100% है। सबसे बड़ी बात है कि कहीं भी आप जाए कोई भी फील्ड में, तो आपका प्लेसमेंट होना चाहिए फर्स्ट ऑल। तो यहाँ पर क्या है कि पहले ही सिलेक्शन टाइम में आपको स्पॉन्सरशिप लेटर मिलता है कि आप इस कंपनी से बिलोंग कर गए हो, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। एंड सेकंड सबसे बेस्ट चीज इस इंस्टीट्यूट की है कि ये बाहर की भी कंपनियों को सिलेक्शन के लिए बुलाते हैं। मतलब इनके यहाँ आप प्लेस है ही 100%, लेकिन दूसरी कंपनियों को भी बुलाते हैं कि आप अगर दूसरी कंपनी चॉइस करेंगे तो वहाँ भी प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट इज वेरी गुड। वहाँ की फैकल्टी भी बहुत अच्छी थी, हमें बहुत कुछ सिखाया। टाइम पीरियड बहुत कम था, 8 मंथ का हमारा जीएडी था, और 8 महीने में हमें पूरा 4 साल का बीटेक, जैसे हमारा बीटेक मैकेनिकल होता है वैसे बीटेक मरीन इंजीनियरिंग होता है। That is very costly. So second path is that you can go by the mechanical engineering and then go for the GME. तो GME मैंने किया 8 महीने का, 10 महीने का हमारा सी टाइम ट्रेनिंग होता है जो हम शिप में करते हैं। और एट दैट टाइम दे गिवन द स्टाइपेंड आल्सो। एट दैट टाइम दे हैव गिवन टू 35,000 पर मंथ। तो 10 मंथ का मेरा वो ट्रेनिंग पीरियड होता है। एट दैट टाइम आई कॉल TME, ट्रेनिंग मरीन इंजीनियर। उसके बाद आके हमने क्लास 4 एग्जाम देना होता है, जो कि कंडक्ट करता है डीजी शिपिंग, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। वो एग्जाम हमें क्वालिफाई करना पड़ता है। उस क्वालिफाई करने के बाद, एग्जाम के बाद ही हम एज ए ऑफिसर शिप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दैट इज एट दैट टाइम फर्स्ट रैंक इज क्लास 4, MEO क्लास 4, एंड दैट इज कॉल्ड ऑल्सो फोर्थ इंजीनियर। फोर्थ इंजीनियर के बाद ही आपको कंपनी प्रमोट करती है। अगर आपका बहुत अच्छा रिपोर्ट है और बिहेवियर है जॉब के बारे में, आप बहुत अच्छा नॉलेज, आप बहुत जल्दी प्रमोट होंगे, और तब आप थर्ड इंजीनियर बनेंगे। मेरे फ्रेंड्स हैं जो 16, 17 मंथ, 18 मंथ में थर्ड इंजीनियर बने। लेकिन आपने अभी मिला होगा ग्रेवाल सर से, मैं केवल 5 मंथ ही फोर्थ इंजीनियर था, और मुझे ऑन बोर्ड प्रमोशन थर्ड इंजीनियर का सर ने ही दिया था ड्राईडॉक में। मुझे आज भी याद है, एंड वो दिन भी याद है कि डेट क्या थी, मैं बहुत बढ़िया, प्रमोट हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मुझे 5 महीने में ही प्रमोशन मुझे मिल गया था। मैं कभी सोच नहीं रहा था, बल्कि मैं मना भी कर रहा था, मुझे नहीं चाहिए सर, क्योंकि मैं अभी उसके काबिल नहीं हूँ। लेकिन सर ने बोला मैं हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ, मैं सिखाऊंगा, लेकिन तुम प्रमोशन लो। इसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है, तो उनके कारण आज मैं यहाँ हूँ। उसके बाद आप एग्जामिनेशन दे सकते हो आफ्टर 12 मंथ सी टाइम के। दैट इज द सेकंड इंजीनियर। जब आप दोबारा एग्जाम देके निकलोगे तो सेकंड इंजीनियर बनोगे, जो कि मेरा अभी फाइनल चल ही रहा है। रिटर्न हो गया है, ओरल एक बचा है, ओरल क्लियर होते ही मैं सेकंड इंजीनियर बनने वाला हूँ। और उसके 12 मंथ अगर आप सेलिंग करते हैं, देन लास्ट पोस्ट इज द चीफ इंजीनियर। और वो लास्ट पोस्ट है इसकी शिप की, जो सबसे हाई रैंक होती है फॉर इंजीनियर साइड, दैट इज द चीफ इंजीनियर। और जॉब के बारे में बहुत कुछ है यहाँ पर, एवरीथिंग है, मशीनरी ही मशीनरी है। आपको मैकेनिकल लगेगा कि आप मैकेनिकल ही हैं, चारों तरफ मशीन और केवल आप। तो बहुत अच्छा एडवेंचर जॉब है। और बहुत लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पर केवल पैसा है। पैसा मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे बड़ी चीज जॉब के लिए होती है सेटिस्फेक्शन। आपकी हॉबी क्या है, सेटिस्फेक्शन क्या है। अगर आपको कोई 1,000 की जॉब में भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना, तो वो 1 लाख के बराबर है। आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कहाँ पर आपकी जॉब है। तो मैं तो यहाँ से बहुत सेटिस्फाई हूँ, मेरी फैमिली बहुत सेटिस्फाई है।
क्योंकि मैं आता हूँ 6 मंथ, जब मैं शिप में रहता हूँ तो मैं शिप का रहता हूँ, और जब घर का आता हूँ तो घर का रहता हूँ। ऐसी कहीं जॉब नहीं है कि आपको 6 6 महीने की छुट्टियां मिले, आप घर आए, घर के रहें और बाहर रहेंगे। एडवेंचर जॉब्स है, एवरीथिंग सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मतलब टोटली आप अगर मैकेनिकल में जाके किसी कंपनी में जाएंगे, ऑटोमोबाइल जाएंगे, तो आप केवल ऑटोमोबाइल के रहेंगे। लेकिन यहाँ थर्मल में जाएंगे तो आप थर्मल के रहेंगे, बॉयलर। लेकिन शिप में आप ऑटोमोबाइल भी है क्योंकि इंजन भी है, थर्मल आप बॉयलर भी देखेंगे, एसी प्लांट भी देखेंगे। मतलब हर प्रकार की पंप्स हैं, हर तरह के। और साथ साथ आपको लॉज भी पढ़ने, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ होते हैं आजकल बहुत ज्यादा है, इतना स्ट्रिक्ट है कि हमें, क्योंकि हम 99% फॉरेन में ही रहते हैं, तो इंटरनेशनल लॉ होते हैं, वो हमें स्टडी करने होते हैं कि हमें कैसे रूल्स रेगुलेशन बिहेवियर में रहना है। और कह सकते हैं कि ये है प्राइवेट, लेकिन जो इनके बिहेवियर और जो हमारे काम के तरीके हैं टाइम टू टाइम, एवरीथिंग बिल्कुल डिफेंस की तरह है। तो उनको ऐसा लगता है कि वो डिफेंस में जाना चाहते हैं और नहीं जा पा रहे, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सर। और अगर कोई भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो कुछ भी, तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं बता देता हूँ। सौरभ भाई, यस सर। पीपीटीज एक बार रन कर लें क्या सारी, एक एक करके? सर ऑफ कोर्स, क्या आप पीपीटी करिए, मैं बताता जाता हूँ। दैट इज द ठीक है, माई, जो आप अभी देख रहे हैं स्लाइड, वो मेरे बैच की है, ओके। 2010 जीएमई बैच की है। एंड दैट इज माई शिप, ये मेरा लास्ट शिप है। दैट इज नेविगेट एक्सेल। इट इज अ प्रोडक्ट टैंकर, 77,000 डेड वेट। एंड ये मेरे जीएमई टाइम का था। मुझे टेस्ट कैडेट का अवार्ड था, तो वो चीज़ था ये। एंड दैट इज माई पासिंग आउट पिक्स, ये जब हमने पास आउट किया था तो उस दिन की पिक्स ये हमारी। एंड दैट इज ऑल माई ऑल शिप्स। ये मेरा फर्स्ट शिप था जब मैं टीएमई में गया था। दैट इज ऑल्सो माई शिप। दिस इज द नेविगेशन। ये आप जो देख रहे हैं ये नेविगेशन है। ये डेक डिपार्टमेंट है जो सबसे टॉप फ्लोर में रहता है, वहां से शिप को नेविगेट किया जाता है, चलाया सब कुछ यहीं से जाता है, कमांडिंग यहीं से दी जाती है। आप देख रहे होंगे बीच में सेंटर में आपको एक स्लाइड स्टेयरिंग भी दिख रही होगी, जिससे शिप की स्टेयरिंग की जाती है, चार्ट्स हैं। मतलब नेविगेशन डिपार्टमेंट है ये, जहाँ से पूरे शिप को कंट्रोल किया जाता है। एंड ये फेवरेट जगह मेरी, मेरा मेन इंजन है, इंजन रूम है। दैट इज माय सेकंड लास्ट शिप का ये मेन इंजन है। एंड दैट इज, बहुत लोग नहीं जानेंगे कि ये किस टाइप का इंजन है, क्या है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। दिस इज ऑल्सो इंजन रूम। ये पूरा इंजन रूम है हमारा, यहाँ पर सारी मशीनें हैं। आप अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा सारी मशीनें हैं यहाँ पर। दिस इज ऑल्सो माई इंजन रूम। ये भी नेविगेशन डिपार्टमेंट का है। इसको ब्रिज कहा जाता है, जहाँ से कंट्रोल होता है। एंड दिस टाइप शिप इज कॉल्ड द बल्क कैरियर। बल्क कैरियर, इसमें ड्राई कार्गो जाते हैं, तो दिस इज बल्क कैरियर। दिस इज ऑल्सो, ये मेरा लास्ट शिप है। जिस दिन मैं साइन ऑफ होके घर आ रहा था, उस दिन का ये मेरा शिप है। एंड अभी के टाइम में, आज की डेट में एमी इंजन चल रहे हैं, जो कि कंट्रोल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नर से। तो दिस शिप इज द एमी इंजन शिप। दैट इज ऑल्सो सेम। दिस इज ऑल्सो माई लास्ट शिप। एंड ये आपको कहीं ऐसे देखने को नहीं मिलेगा जो हम लोग शिप में देखते हैं एडवेंचर्स में। आप देख रहे होंगे हम लोग एक जगह खड़े थे, बगल से मिल जा रही थी, तो हम लोग ने ऐसे क्लिक कर लिया था। ये तो ये सब सौरभ भाई शार्क है, नो शार्क है नो ना सर, सौरभ भाई? नो 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 सर, शार्क नहीं है। तो ये कोलंबो के पास की वेल वहाँ बहुत होती है, तो वहां से किनारे से निकलती रहती है। दैट इज ऑल्सो सनशाइन। ये ड्राई डॉक में लास्ट मेरा ड्राई डॉक था चाइना में, मैं वहाँ था 3 महीने।
ड्राई डॉक का मतलब होता है कि शिप जो होता है वो शिप सी से वाटर से बाहर आता है मेंटेनेंस के लिए आफ्टर 5 ईयर। तो मेंटेनेंस है। आपने देखा होगा कि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ऊपर ब्रिज में एक स्टेयरिंग है छोटी सी, वो स्टेयरिंग वहां से कंट्रोल होती है, और ये नीचे जो आपको इतनी बड़ी प्लेट दिख रही है रडार कहते हैं, ये वहां से कंट्रोल होती है और ये पूरे शिप को टर्न करता है कि आपको किस साइड जाना है। एंड उसके पीछे जो है वो प्रोपेलर है जो हमारा मेन इंजन चलाता है बाई शाफ्ट, ये जिससे चलता है, जिससे पूरा शिप चलता है। दैट इज द प्रोपेलर। एंड उसके बाद जो ये है ये रडर। ये फ्रंट से था चाइना में जब हमने लिया था, हांगकांग में थे। तो ये उसका वो चल रहा था, क्लीनिंग चल रहा था, डेंटिंग पेंटिंग होता है। दैट इज ऑल्सो सेम। आप ये देख रहे होंगे, आ, ये लास्ट टाइम की पिक्स है। ये अदर शिप हैं, ये पीएलसीसी कहलाते हैं, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर होते हैं, ये बहुत बड़े होते हैं। तो वहाँ ड्राई डॉक में ऐसे बहुत सारे शिप्स थे वहाँ पर। ये है, ये मेंटेनेंस चल रहा है, जो हमारे वॉल्स होते हैं और डिस्चार्ज साइड होते हैं, सेकंड साइड होते हैं, तो उनके सबका ये क्लीनिंग होती है, क्योंकि हमें पानी चाहिए, सी वाटर का ही पानी से हम सब कुछ यूज करते हैं। तो ये वहाँ पर जो प्लेस है उसको क्लीनिंग के लिए चल रहा है। ये जो मैंने बताया था प्रॉपलर, उसकी मेंटेनेंस चल रही थी, उसको बाहर निकाला जा रहा था। तो ये उस टाइम की पिक्स है ये। एंड ये आप लोग अगर पढ़ेंगे तो ये वो इंजीनियर्स हैं जो टाइटैनिक में थे और एक भी नहीं बचे थे। उसके बाद ही इंजीनियर्स को इस लाइन में बहुत अच्छी रेपुटेशन मिली है, क्योंकि उन्होंने शिप बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। तो इसके बाद से ही इस लाइन में मर्चेंट नेवी में शिप्स इंजीनियर्स को भी वही रैंक मिलती है जो नेविगेशन डिपार्टमेंट को मिलती है। एंड ये हमारा लास्ट 26 जनवरी, जो 26 जनवरी था वो हम शिप में मनाए थे। तो दैट इज द इंडियन फ्लैग। ये सब रिलैक्स टाइम की पिक्स है। एंड दैट इज, ये देखिए बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि मुझे काम रहता है तो मेरे टेक्स्ट मिलते हैं कि कंप्यूटर में। तो ये उसकी भी पिक्स है। एंड दैट इज द पिक्स ऑफ 15 अगस्त। इसमें जो भी यूनिफॉर्म थे वो सारे ऑफिसर्स हैं, बाकी जो क्रू डिपार्टमेंट है वो। दैट इज माय बर्थडे सेलिब्रेशन। बगल में कैप्टन सर हैं जो हमारे इंजीनियर हैं। तो आप लोग को मतलब इसमें रहेंगे तो आपको घर की याद नहीं आती है, बल्कि मुझे तो घर में रह के शिप की याद आती है, सच कहूँ तो। 6 मंथ लंबा पीरियड होता है ना सौरभ, छुट्टियाँ भी ज़्यादा, छुट्टियाँ भी अच्छी नहीं लगती ना। नहीं सर, लेकिन लास्ट टाइम सर मैंने 12 मंथ किया है कंटिन्यू, 1 साल में करके आया हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि 12 मंथ जल्दी निकल गए। बहुत। ये जो आप पिक्स देख रहे हैं ये पनामा कनाल की है। बहुत लोगों ने सुना होगा कि पनामा कनाल कैसा होता है, क्या होता है। कि पनामा कनाल कनाल जब हम क्रॉस कर रहे थे तो हम पैसिफिक टू नॉर्थ अटलांटिक में आ रहे थे। ये पनामा कनाल की ही है, लाइन रहते हैं, लाइन अप रहते हैं। एंड ये जो आप देख रहे हैं ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे टॉप जो पोस्ट होती है वो मास्टर मरीनर या फिर उनको कैप्टन कहा जाता है। वही एज ए ऑनर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं शिप के, उनके अंडर में सारा शिप कंट्रोल होता है। तो दैट इज द मास्टर मरीनर। उनके अंडर में फिर आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट साइड में चीफ इंजीनियर होते हैं, उनके नीचे सेकंड इंजीनियर होते हैं। देन वन इज ईटीओ। इसीलिए मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी इस लाइन में जॉब है। दैट इज द ईटीओ, इलेक्ट्रिकल टेक्निकल ऑफिसर। देन थर्ड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर, देन उसके बाद फिटर, मोटरमैन। जो रेड है वो सब रेटिंग बैकग्राउंड के होते हैं। देन मिड में आप देखेंगे चीफ ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर, दिस ऑल बिलोंग बाय द टेक डिपार्टमेंट। और ये जो होते हैं ये कार्गो एंड नेविगेशन देखते हैं। एंड दैट साइड में जो आपको दिख रहा होगा राइट साइड में,
दैट इज द गैली डिपार्टमेंट, चीफ स्टेवर, चीफ कुक एंड मेसमेन, जो हमारे खाने पीने का, क्लीनिंग का, रूम क्लीनिंग का, वॉशिंग का, ये सब का जो इनके अंडर में काम रहता है वो ये देखें। तो ऑल ओवर शिप में ये 3 डिपार्टमेंट होते हैं। और नाउ डेज बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एवरीवन उनको ये चाहिए कि ऑनर को भी चाहिए कि प्रॉफिट ज़्यादा हो, तो धीरे धीरे जो हमारे कहा जा सकता है कि जो मैन पावर है उसको बहुत कम कर दिया गया है। नाउ इट इज 22-23 पीपल्स आर ओनली द मैन पावर। लेकिन पहले कभी ऐसा टाइम भी था कि 30 भी होते थे, 40 भी होते थे, 50 होते थे। तो धीरे धीरे मैन पावर कम होती जा रही है, क्योंकि सब कुछ जो डिपेंड करता है वो मनी पे डिपेंड करता है। ऑनर चाहता है कि उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो ये जो आप देख रहे हैं ये शिप बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, ये ऑल ओवर पूरे शिप में जो रैंक होती है वो यही है। दिस इज अ नेविगेट प्रोडक्ट टैंकर है। मेरे ख्याल से सर एक वीडियो चलाएंगे जो हमारा यार्ड डिलीवरी था, हमने यार्ड डिलीवरी दिया था। दैट शिप इज कॉल्ड द नेविगेट एक्सेल। तो प्लीज सर आप अगर वीडियो चला सकें। यस सर, दिनेश सर। दिनेश हाँ जी सर, सौरभ कैन भाई। यू हियर मी? शायद हो सकता है वीडियो चलाने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है सर। ओके, नो प्रॉब्लम सर, आप आगे नेक्स्ट कर सकते हैं आगे ओके का। इफ एनी वन हैव टू आस्क एनी क्वेश्चंस देन। ओके सौरभ, ओके है ना। स्टूडेंट आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। आप अनम्यूट कर लो अपने आप को, जो भी स्टूडेंट सर से बात करना चाहते हो। हाँ, विकास कुछ बोलना चाह रहा है। विकास? यस सर, सर मेरे कुछ क्वेश्चन थे। बिल्कुल बिल्कुल विकास। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर गुड आफ्टरनून सर। एंड सर जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन तो ये था सर, जैसे कि मैंने सुना है कि इंजन डिपार्टमेंट और डेक डिपार्टमेंट में दोनों में प्रमोशंस जो हैं इंजन डिपार्टमेंट में ज़्यादा होते हैं, तो ये क्या ये सही है मतलब जल्दी मतलब? नहीं, जल्दी का नहीं है। जल्दी कुछ नहीं होता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी सीखते हैं और कितना जल्दी रिकवर करते हैं अपने सीनियर रैंक के साथ होते हैं। जो भी होता है वो सब कुछ एग्जामिनेशन क्लियर के बाद ही होता है। आप जब BPCC का एग्जाम क्लियर करेंगे, चाहे वो टेक डिपार्टमेंट हो चाहे इंटर डिपार्टमेंट हो, उसके बाद ही आपकी जो इंजीनियर जिनके अंदर आप काम करते हो अभी, आप नेक्स्ट जो लेवल की रैंक है उसमें आप क्वालिफाई करते हो, आप टेक ओवर कर सकते हो अपने मशीन शादी से कंपनी की। So it depends on you. First, you have to clear the examination. Then, after your capability that you have to take over the senior rank charges, then only company will be the promoter. और सर जैसे वर्किंग कंडीशंस जो रहती हैं सर, वो बोलते हैं कि 35 to 50 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर रहता है, तो सर मतलब ये ऐसा कुछ वहाँ कंडीशनर एयर कंडीशनर वगैरह नहीं देते क्या वहाँ पर, मतलब ऐसा ये सही है क्या?
देखिए, कंट्रोल रूम एयर कंडीशन रहता है, आपके केबिन्स, आपके जो रूम्स होते हैं वो सब तो है, लेकिन इंडियन रूम कभी भी एयर कंडीशन नहीं होता। वेंटिलेशन ज़रूर होता है, एग्ज़ॉस्ट फैन लगे रहते हैं, लेकिन वेंटिलेशन नहीं है। क्योंकि आप सोच सकते हैं, अगर आप बाइक चलाते हैं, आप 1 घंटे बाइक चलाने के बाद अगर आप उसको टच करो, उसके इंजन को, तो आप टच नहीं कर पाओगे। यस यस। तो यहाँ पर जो हमारे शिप में है वो 11,000-12,000 बीएचपी के इंजन्स होते हैं। यस सर। अगर किलोवाट में करें तो ये 11,000-12,000 13,000 किलोवाट के जो वो होते हैं। तो ये जो इंजन्स होते हैं बहुत गर्म होते हैं। साथ में वहाँ पर बॉयलर भी चल रहा होता है, और ये भी क्या बोलते हैं, जनरेटर्स भी चलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं हम लोग, तभी शिप चलेगा। तो ये सब कुछ रहता है, तो मशीनें वहाँ रहती हैं, टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, ये बिल्कुल सही बात है। हार्ड वर्क बहुत है, लेकिन डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर पे। अगर आप रशिया जा रहे हैं और नॉर्थ साइड जा रहे हैं, तो अगर बाहर का टेम्परेचर माइनस में है या 10 अंदर डिग्री 5 डिग्री, इंडियन रूम का जो टेम्परेचर होगा वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हम तो जब बाहर जाते थे, या जैसे अभी हम चाइना में थे, जनवरी में, तो इतना बाहर ठंडा रहता था, तो हम तो इंजन के पास जाके बैठते थे, लेते थे, ताकि हमें थोड़ा सा गर्म लगे। तो ऐसा नहीं है, अगर आप अफ्रीका तरफ जाएंगे या इक्वेटर क्रॉस करेंगे, दैट टाइम वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो बाहर का अगर टेम्परेचर 35-40 डिग्री होगा, वाटर का टेम्परेचर 35-40 रहेगा। तो 100% इंजनों का टेम्परेचर तो 55 भी जा सकता है। सऊदी में जब जाते हैं हम, तो वहाँ पर 50 के ऊपर टेम्परेचर रहता है, और उस टाइम में आपको काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मशीनों में प्रॉब्लम है तो आपको तो काम करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि सर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तो हम काम नहीं करेंगे। यस। तो तो आपके लिए वहाँ पर काम का है। विकास मैकेनिकल और सिविल वालों को तो फील्ड में जाना ही पड़ेगा ना। यस सर वो भी है। ठंड में ठंड रहेगी, गर्मी में गर्मी लगेगी। और करेक्ट। तो 55, तुम तो 35 पूछ रहे थे, 55 तो बियर करना पड़ेगा, है ना। और यस आज सर राइट। आज के तो भोपाल में भी 45 पहुंच जाता है। यस सर पहुंच जाता है सर। करेक्ट। और सर लेकिन उस जैसे समय सर लेकिन अगर जिस समय आप काम करोगे ना, उस समय आपको ये लगेगा नहीं कि ये गर्मी क्या है। ये दो चीज होती है, एक तो मेंटली टेंशन रहती है कि हमें हमारी मशीन को ठीक करना है। वहाँ पर क्या है ना, कि एवरी डिपार्टमेंट, एवरी जो रैंक होती है ना, उनकी पर्टिकुलर मशीनें होती हैं। ये आपके अंडर में है, ये आपको करना है। अगर आप नहीं कर पाते, तब सीनियर आते हैं, आपको मेंटेनेंस ऑपरेशन आपको ही करना होता है। तो उस समय वो आपका बेबी है, हम उसको अपने वर्ड में बेबी कहते हैं, वो हमारा बेबी है। तो बेबी का जब, जैसे आप अभी नहीं समझेंगे, मैं फादर हूँ, मैं समझता हूँ। समझ तो रहा हूँ सर अगर समझ रहा बच्चे की तबीयत खराब होती है ना, तो फिर ये नहीं दिखता कि धूप है कि गर्मी है क्या है, उसमें ये लगता है कि मेरा बेबी अच्छा हो जाए। वैसे ये हमारी मशीनें जब खराब होती है ना, तो हमें ये नहीं लगता कि गर्मी है क्या, हमें ये लगता है हमारी मशीन ठीक हो जाए, बस कुछ चलने लगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उसमें आपको ये नहीं लगेगा, और ये तब होगा जब आप मन लगा के और अपनी हॉबी की तरह ये जॉब को करेंगे। आप ये सोचेंगे कि अरे यार, केवल हमें तो 8 घंटे बैठना है और बस हो गया, ये जॉब ही बस है, तो फिर मजा नहीं आएगा। इसको अगर आप अपने पैशन की तरह लेंगे ना, तो फिर आपको बहुत मजा आएगा इस जॉब। हूँ। और सर जैसे कि अभी जैसे कि जो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो अभी जैसे स्पॉन्सरशिप करके है रहता है, स्पॉन्सरशिप लेना रहता है। पहले के टाइम पे नहीं में होता था शायद। पहले के टाइम पे भी होता था, लेकिन पहले क्या था कि बहुत फ्रॉड था, बहुत सारे एजेंट्स थे जो पैसे ले लेते थे कि हम आपको शिप में चढ़ा देंगे, उसके बाद वो बाहर किसी गलत शिप में चले जाते थे। आपने सुना होगा बहुत सारे कि ये शिप हो चले गए, जाता है। वहां फंस गए, 1-2 साल फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको लेके आ रही है। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा कर दिया कि आप जब बाहर जाएंगे नहीं, तो आप फंसेंगे ही नहीं। तो उन्होंने इंडिया में ही सब कुछ कर दिया कि जब आप स्पॉन्सर हो जाएंगे, एवरीथिंग आजकल A to Z अपडेट है, ऑनलाइन है, और सब कुछ डीजी शिपिंग पे है। आपको साइन ऑन होना है, आपको जाना है, तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो साइट है, उसमें कंपनी अपडेट करती है कि ये इस बंदे को इस रैंक में हम भेज रहे हैं बाहर। और जब आप एयरपोर्ट जाएंगे, तो एयरपोर्ट में इमिग्रेशन में कस्टम भी आपको तभी क्लियरेंस देगा जब आपकी कंपनी की तरफ से आपको लेटर रहेगा और कंपनी अपडेट की होगी कि हाँ, ये बंदे को हम भेज रहे हैं, तभी आप जाओगे। तो आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एजेंट से बच के रहना होगा। बहुत सारे एजेंट्स हैं जो ये बोलते हैं कि हम यहाँ जॉब करा देंगे, ये बस सैलरी दिखाते हैं, इतनी सैलरी मिलती है, ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप पर्टिकुलर प्रॉपर चैनल के थ्रू जाएंगे तो वो होगा। जैसे अभी आप फॉर एग्जांपल आप इंजीनियरिंग में हैं, बहुत सारे जब 10+2 करते हो तो ये कॉलेज में एडमिशन ले लो, यहाँ ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर साइड चैनल से आए हैं और अच्छी जगह आए हैं, तो आपको खुद पता चलेगा 4 साल बाद कैसे प्लेसमेंट है और कहाँ जॉब है क्या। ऐसे ये भी है, वो भी एक इंस्टीट्यूट ही है, वहाँ से आप ट्रेनिंग करेंगे फिर आप जॉब में जाएंगे। बस यहाँ पर केवल डिफरेंस ये है, इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको फाइनल ईयर में प्लेसमेंट होता है, यहाँ पर आपको पहले ही प्लेसमेंट होगा, तभी आपकी एंट्री होगी।
आपके हाथ में जॉब होगी, स्पॉन्सरशिप होगा तभी आता है। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो स्पॉन्सर पहले करते हैं, बाद में आपको इंस्टीट्यूट में एंट्रेंस होता है। यस सर। और सर एक श्योर लीव का और पूछना था सर मुझे, मतलब कि जैसे टैक्स साइड से जो रहते हैं उनको श्योर लीव थोड़ा ज़्यादा मिलता है और इंजन साइड से कम रहता है, आप ऐसे पहले कुछ है? बताइए, आपके कोई पहचान के हैं या कोई ऐसा है कि जिनको शोल लीव के बारे में इतना, मतलब कुछ ना पूछ के सबसे पहले आपने शोल लीव ही पूछ लिया। शोल लीव का सर मतलब आप बाकी सबको बताइए क्या होता है। श्योर लीव मतलब जैसे कि कहीं पोर्ट पे हमारा रुकता है, कहीं शोर पे रुकता है, तो हम क्या है एक लीव ले सकते हैं, पर उसमें बहुत पेपर वर्क होता है, बहुत परमिशंस लेनी पड़ती हैं। हाँ, तो अभी ये शोल लीव का मतलब ये होता है कि जब शिप पोर्ट में जाता है, आप अपनी ड्यूटी कर लिए हैं और कैप्टन और वहाँ की पोर्ट कंट्रोल उस कंट्री के आपको परमिशन देती है कि आप हमारी कंट्री में जाके घूम फिर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं, तो मिलती है। लेकिन लास्ट 2 ईयर से बाय डिफॉल्ट इस कोविड अभी कुछ भी अलाउ नहीं है, और ऑलमोस्ट मुझे लगता है नेक्स्ट 2-3 ईयर्स भी अलाउ नहीं होगा कहीं भी कि आप शोल लीव करें। पहले चलो अगर रहती है थैंक यू तो विकास, है ना विकास? और भी कोई पूछना चाहे बाकी स्टूडेंट? कोई और स्टूडेंट कुछ पूछना चाह रहा है सर से? हैंड रेज करिए जो भी क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, या अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। और कोई स्टूडेंट? चलो सौरभ, तुमसे नॉर्मली सुनना चाह रहे हैं, पूछना नहीं चाह रहे हैं, तुम और जो बताना चाहो सौरभ शेयर करो। फिर इस जॉब के बारे में तो मैंने बता दिया क्या है। एग्जामिनेशन देने होते हैं, बहुत सारे लोगों को ये होगा कि जीएनई कैसे होता है, तो हम आज की डेट में जीएनई 1 ईयर का कोर्स है, उसमें कुछ नहीं, पूरा कुछ सौरभ आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी बता रहे थे, लास्ट टाइम बात भी हुई थी जब सर यस की सर, भी सब बात हुई कुछ, थी। यस सर, मैं वही वही बताने वाला था। ये जीएनई के लिए जो होता है मेजर 5 थोड़ा लाख सा है। सौरभ, थोड़ा सा पास होके बोलो, थोड़ा सा आवाज़ कम हो अच्छा जाती यस है। सर, यस। मैं ये कह रहा हूँ कि सर कि जो जीएनई के लिए जो फीस स्ट्रक्चर है वो 1 ईयर का 5 लाख के करीब है, जिसमें लॉजिंग, फूडिंग, बोर्डिंग सब कुछ है। एंड फॉर ईटीओ, इलेक्ट्रिकल टेक्निकल ऑफिसर के लिए जो होता है वो 4 मंथ्स का कोर्स होता है, उसकी फीस अराउंड 2 लाख 3 लाख के बीच में, बाई डिपेंड इंस्टीट्यूट के ऊपर है। उसको करने के बाद आप एज ए ट्रेनी इलेक्ट्रिकल ऑफिसर जाएंगे। लास्ट में मुझे ट्रेनी इलेक्ट्रिकल ऑफिसर मिला भी था, तो वो आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उनको भी स्टाइपेंड मिलता है। उनका 9 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड होता है ऑन बोर्ड। उस समय उनको स्टाइपेंड मिलता है, $500 उनका स्टाइपेंड था। तो वो 9 मंथ करते, 9 मंथ करने के बाद पहले क्या था कि उनको कोई एग्जाम नहीं देना होता था, कंपनी प्रमोट करती थी और वो इलेक्ट्रिकल ऑफिसर बन जाते। लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें भी कहा है कि आपको भी एग्जाम देना होगा, तो उनके लिए एक रिटन एंड एक ओरल होता है, वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का ही होता है, उनसे पूछा जाता है, डीजी शिपिंग एग्जाम देने होते हैं, वो क्लियर होने के बाद वो एक इलेक्ट्रिकल ऑफिसर बनते हैं। और वो फिर शिप उनको प्रमोट करती है, कंपनी प्रमोट करती है, और उनकी जो सैलरी है वो मैक्सिमम डिपेंड करता है वो कितना अच्छा हार्डवर्क है, वर्क है, लेकिन फिर भी $6,000 7,000 पर मंथ उनकी सैलरी होती है, बहुत बढ़िया, और बहुत उनको पूरा। बढ़िया। मुझे लगता है इसलिए क्या है, ईसी ब्रांच के भी कुछ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, है ना? सर आप लोग ईसी भी और कुछ क्वेरी इलेक्ट्रिकल करना दोनों चाहते जाते हैं तो आप पूछ सकते हैं, आप लोग अपने को अनम्यूट कर लें। ईसी स्टूडेंट्स, ईसी इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स, आप लोग भी जुड़े हैं? अगर मर्चेंट नेवी के बारे में आपको कोई डाउट्स है, कोई? हैं। और मैं तो ये भी कहूँगा कि ये बॉयज़ के लिए जॉब नहीं है, गर्ल्स के लिए भी है। मुझे भी गर्ल्स मिली थी शिप में। तो अगर ये कोई सोचता है केवल ये बॉयज़ के लिए है, तो ऐसा नहीं है। आज की डेट में गर्ल्स भी इस लाइन में आ रही हैं और बहुत अच्छे से आ रही हैं। और मुझे तो कभी-कभी ऐसा फ़ील होता है कि बॉयज़ से ज़्यादा वो अच्छा हार्ड वर्क करती हैं, उनको अच्छा रिकॉग्निशन भी नहीं, मिलता सही है। बात है। अभी अभी तो एनडीए में भी गवर्नमेंट ने गर्ल्स के लिए यस चालू सर, कर दिया है इस साल से, यस सर। है ना? तो और एनडीए में भी जा मर्चेंट सकती नेवी हैं। में है। ग्रेट ईस्टर्न, स्पेशली ग्रेट ईस्टर्न लड़कियों के लिए इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छा अलग हॉस्टल बना के रखा है, जहाँ ट्रेनिंग होती है। उनके लिए एक शिप है, जहाँ पर आपको लड़कियाँ जो लेडीज ऑफिसर होती हैं उनके अंडर में आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो अभी लड़कियों के लिए भी ये स्कोप है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जाना चाहें या टेक डिपार्टमेंट में जाना चाहें या इंजन साइड में आना चाहें, तो एवरी फील्ड में वो लड़कियां भी आ सकती हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी सेम है, क्योंकि आज की डेट में क्या है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मेन इंजन तक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत स्कोप है और बहुत कुछ सीखने को है वहाँ पर। एवरीथिंग, चाहे वो आपको बॉयलर चलाना हो, मेन इंजन चलाना हो, और जनरेटर चलाना हो, एसी प्लांट चलाना हो, कुछ भी चलाना, पंप चलाना हो, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड है।
इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। कोई इसी स्टूडेंट कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप हैंड रेज करें, मैं आपको सामने पिन भी कर दूंगा और आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो तो मैं कर दूंगा। सर अगर आई साइड में कुछ प्रॉब्लम हो तो मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। आई साइड में डिपेंड करता है कि इंडियन साइड में आप कर सकते हैं, कुछ इशू होते हैं अगर अब उनको अपना वीडियो ऑन करो, जो भी पूछ रहा है वीडियो ऑन करो, सामने भी आप पाओगे। आपको जब मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट में वो आपको बता देते हैं। मेरे टेस्ट में भी थे तो उन्होंने अपना लेजर ऑपरेशन कराया था, जिससे उनका जो आई साइड था वो क्लियर हो गया था। ऐसा नहीं है कि उसके लिए नहीं है आई साइड, अगर आपका ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है तो आप आ सकते हैं, मेडिकल क्लियर हो जाए। एक डिपार्टमेंट में नहीं है। सौरभ भाई, 12th के बाद कैसे एंट्री है इसमें? 12th के बाद सर अगर आप इंडियन डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो बीटेक मरीन करना पड़ता है। उसके लिए पहले बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दी है, IANU, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। वो चेन्नई एंड कलकत्ता में है। उसका आपको CET एग्जाम क्लियर करना होता है, उसके बाद ही आपको बीटेक मरीन के लिए आप काउंसलिंग में जा सकते हैं और कॉलेज मिलते हैं। लेकिन सर वो बहुत कॉस्टली है, अराउंड 20 लाख अबाउ उसकी फीस है 4 इयर्स की, क्योंकि वो 100% बोर्डिंग टाइप का है। आपको वहाँ पर रह के हॉस्टल्स में और ये सब करना पड़ता है ट्रेनिंग। एंड डेक डिपार्टमेंट के लिए तो 10+2 के बाद ही है, क्योंकि उनको 10+2 के बाद एग्जाम यही INU का ही देना होता है। उसके बाद उनको BSc नॉटिकल कराया जाता है इंस्टीट्यूट से, और BSc नॉटिकल के बाद ही फिर वो ट्रेनिंग में शिप में जाते हैं। और जैसे हमारा रहता है वैसा उनका रहता है कि वो ट्रेनिंग करेंगे, उतरेंगे, फिर एग्जाम देंगे, फिर प्रमोशन मिलेगा। तो उनका और हमारा एक रैंक और एक एग्जामिनेशन ऐसे ही चलता है, बट वो नेविगेशन डिपार्टमेंट है, हम इंडियन डिपार्टमेंट। तो 10+2 के बाद भी स्कोप है। और अगर जो रेटिंग बैकग्राउंड में जाते हैं, जो नीचे रहते क्रूज उनको कहा जाता है, जिनसे हम काम करवाते हैं वो काम करते हैं, वो भी 10+2 पे बेस पे जाते एनी अदर स्टूडेंट स्टूडेंट कुछ पूछना चाहे पूछिए, आप लोग आपके सीनियर है ना। आपको बाद में इनका नंबर भी मिल सकता है, बाद में भी बात कर सकते हो सौरभ से आप कभी भी, है ना। ये पर्पज़ भी इस टॉक का यही है जी। सर हैंड रेज करो बेटा, जो भी क्वेश्चन करने वाले हो हैंड रेज करो, मैं आपको सामने दिला पाऊँ। विकास के अलावा कोई नहीं पूछना चाह रहा क्वेश्चन। इसरार अपने वो वीडियो ऑन करो अपना। इसरार वीडियो ऑन करो पहले। हाँ वीडियो ऑन करो। हाँ बिल्कुल, बोलो इसरार। इसरार आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी। इसरार आवाज़ नहीं आ रही। हेलो हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो बोलो अब हाँ बोलो। सर, मेरा क्वेश्चन ये था सर कि एक EX स्टूडेंट अपने आप को मर्चेंट नेवी के लिए किस तरीके से प्रिपेयर कर सकता है, ग्रेजुएशन मतलब जब वो ग्रेजुएशन के साथ भी और ग्रेजुएशन के बाद भी। और EX स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल मतलब डिपार्टमेंट उसको किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए? यस सर, यस सर। आपको जो आप 4 साल पढ़ाई कर रहे हैं ना इलेक्ट्रिकल की, बस वही है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। जो आपने 4 साल पढ़ा है उसी का ही जब आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है तो उसमें आपको जो बेसिक्स होते हैं वही आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि आपने कुछ कभी नहीं देखा है। तो वो बेसिकली आपका जी केवल बेस देखना चाहते हैं कि आपका बेस जी सर। कितना स्ट्रॉन्ग है। तो आपको वो जो आपने 4 साल इंजीनियरिंग की है वही इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बारे में ही क्वेश्चन पूछेंगे। टेक्निकल वही होता है रिटर्न। उसके बाद आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होता है कि आप मेंटली कितने प्रिपेयर हैं इस जॉब के लिए। देन आपका HR होता है, एंड आफ्टर दिस दी स्टेप एग्जामिनेशन देन यू कैन गो फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन। और जब मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाता है तो उसका ऑल ओवर लिस्ट बनती है, देन यू कैन गो फॉर दिस। अच्छा सर, पर्टिकुलरली कोई एग्जाम ये लोग ऑर्गेनाइज करवाते हैं? यस, ये हेलो। हाँ पर्टिकुलर सर। इनका एंट्रेंस एग्जाम होता है। ये ईयरली टू टाइम्स इनके एग्जाम होते हैं। आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, चाहे वो GNE का हो चाहे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो। वो आपको एग्जाम क्लियर करके इंस्टीट्यूट में एंट्रेंस हो।
तो आप सर उसमें सिलेबस क्या रहता होगा सर उन लोगों को? और एग्जामिनेशन सिलेबस आपका यही टेक्निकल के है। अलावा सर, टेक्निकल के अलावा? टेक्निकली है सब कुछ। साइकोमेट्रिक टेस्ट तो आप जैसे आप सर अभी सैंपल साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं वैसे ही वो साइकोमेट्रिक सॉरी वो मेंटली प्रिपरेशन आपका देखा जाता है, मेंटली आप उसमें करते हो जाते हैं। और सर एचआर जो होता है वो एचआर में आप अपनी फैमिली के बारे में, आपके बारे में ये सब पूछते हैं, नहीं एग्जीक्यूटिव होता है एचआर। देन जो मेडिकल होता है वो थोड़ी आपका मेडिकल होता है कि नॉट बेस्ड ऑन दिस जॉब ऑन जॉब। मेडिकल उन्हीं की तरफ से होता है, सब कुछ कराया जाता है। मेडिकल अगर आपका क्लियर हुआ तभी आप फिर आप इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। सर आफ्टर सिलेक्शन मान लीजिए एग्जाम अपना निकल गया, सब कुछ निकल गया, उसके बाद में कोई ट्रेनिंग पीरियड होता है इनका, यस 4 तो मंथ्स का उसकी कोई ट्रेनिंग फीस होता है। वगैरह करते हैं क्या? यस 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 मैक्सिमम फॉर इलेक्ट्रिकल इज 3 लाख 4 मंथ्स की। 3 लाख के करीब उनकी फीस होती है। 3 लाख? उसमें आपका हाँ उनका आपका लॉजिंग फूडिंग सब कुछ रहता है। जी। आपको इंस्टीट्यूट के अंदर में ट्रेनिंग होती है। 2 लाख से 3 लाख होता है, डिपेंड अपॉन द इंस्टीट्यूट। और उसके बाद फिर वो आपको शिफ्टें भेजते ओके हैं सर। 9 महीने की ट्रेनिंग के लिए। वहाँ आपको स्टाइपेंड मिलता है अराउंड $35,500। इट मीन्स nowadays 73, तो इट मीन्स 35-36,000 आपको पर मंथ मिलेगा। एंड वो आपको 9 महीने का स्टाइपेंड देगा। उसके बाद आप उतर के आइए। अगर आपको एग्जाम देना है एग्जाम दीजिए, नहीं देना है तो कंपनी फिर आपको भेजेगी। तो आपको आपकी जैसी भी रिपोर्ट रहेगी उस हिसाब से आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगा। जैसे इस बार आपको $500, नेक्स्ट टाइम आपकी कंपनी शायद $1,500 कर दे, तो इट मीन्स 1 लाख सैलरी हो जाती है। मेरे साथ अभी जो लास्ट शिप में ये ट्रेनी इलेक्ट्रिकल ऑफिसर था हरियाणा का, वो भी ऐसे ही था। उसका भी जस्ट ज्वाइनिंग है, कल ही बात हुई थी। तो उसको अभी कंपनी $1,500 में सेंड कर रही है। वो भी एग्जाम नहीं दे रहा है गवर्नमेंट का, उसके बाद आके एग्जाम देगा। तो 9 मंथ का आपको जाना पड़ेगा। जी 9 मंथ रहेगा। लॉजिंग फूडिंग शिप में भी अच्छा। आपका फ्री है। शिप में सबसे अच्छी बात है कि फ्रॉम होम टू होम कंपनी ही सब कुछ आपका ऑर्गेनाइज करती है कि आपको कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, क्या करना है, सब कुछ वही करती है। ये नहीं है कि आपको टिकट लेके अच्छा आपको जाना है, वो सब कुछ कंपनी ऑर्गेनाइज करती है। आपका कुछ भी आपके अच्छा तरफ आपको केवल रेडीनेस देना होता है कि सर मैं रेडी हूँ शिप में ज्वाइन करने के। तो वो अपने आप वो सब ऑर्गेनाइज करते हैं कि किस कंट्री में आपको जाना है, क्या करना है। हाँ सबसे पहली चीज ये है कि आप अभी अगर आप लोग के पास पासपोर्ट नहीं है तो इस लाइन में आने के लिए सबसे पहले अपना पासपोर्ट बनवा के रखिए। फर्स्ट थिंग इज द पासपोर्ट। जी सर। पासपोर्ट होना चाहिए। बाकी फिर वो ट्रेनिंग ओके टाइम में वो सर, सब ये आपको एग्जाम, सर एग्जाम का नाम? एग्जाम वो उनका इलेक्ट्रिकल ऑफिसर का एग्जाम होता है। आप इंस्टीट्यूट सर में ये अगर एग्जाम का नाम क्या है सर, जो मतलब हमें? काम क्या होता है, वहाँ पर क्या काम करते हैं। अच्छा ये इंस्टीट्यूट एग्जाम लेता है सर? यस ये हाँ इंस्टीट्यूट एग्जाम है। ये नहीं सर, इंस्टीट्यूट एग्जाम्स एग्जाम होते हैं तो? इंटरनल जी जी। एग्जाम होता है। ये इंस्टीट्यूट अच्छा एग्जाम इंस्टीट्यूट। इसरार शायद तुमने शुरू में सुना भी नहीं। मतलब सर का क्या कहना है, जैसे तुम इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन करने के बाद जा रहे हो ना, तो उसके बाद जो तुम्हें ट्रेनिंग के लिए जाना है उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम है वो, है ना। फिर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करते हो। जैसे तुम यहाँ JEE या एग्ज़ाम दे के इंजीनियरिंग कॉलेज में आए थे, ऐसे मर्चेंट नेवी के जो इंस्टीट्यूट है उसके लिए ये एग्ज़ाम हो रहा है। जहाँ पे सर बता रहे हैं उनको 4 से 6 महीने की वो आपको ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद ऑन बोर्ड 9 मंथ का देते हैं, जिसमें आपको स्टाइपेंड भी देते हैं। फिर आगे भी आप एग्ज़ाम्स क्लियर करते हो तो आपको प्रमोशन मिलते हैं। लेकिन एक बार आप इंस्टीट्यूट में सेलेक्ट हो गए मतलब आपका जॉब पक्का है ना ऑलमोस्ट, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें पहले हो चुकी हैं और उसके पैसे भी लगेंगे पढ़ने की। मैं वैसे पहले ही बताया इन्होंने कि मर्चेंट नेवी में जाना उसकी एजुकेशन सस्ती नहीं है, और अगर 12th के बाद जाएँ तो और महंगी है, 20 लाख रुपए है। लेकिन क्योंकि आप इंजीनियरिंग करके जा रहे हो तो आपके लिए शॉर्टकट है। फिर भी समझ रहे हैं, मैरीन की आप डायरेक्टली मैरीन पढ़ने नहीं जा रहे हो, आप थ्रू इंजीनियरिंग जा रहे हो, तो आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के साथ जाओगे। ऐसा ही है ना सौरभ कुछ? यस 100% राइट। हाँ मुझे लगता है वो थोड़ा सा उसने समझ नहीं पाया था, वो कुछ और सोच रहा है। वो सोच रहा है कि सिलेक्शन हो जाएगा और पैसे नहीं लगेंगे और हम कमाने लग जाएंगे। नहीं सर, मर्चेंट नेवी में आने के लिए सर सबसे देखा जाए तो बैकड्रॉप भी है, और ये भी कहा जाए कि ट्रेनिंग की फीस देनी पड़ती है। अगर आप गवर्नमेंट के भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, गवर्नमेंट का भी इंस्टीट्यूट है मेरी, जो कि मुंबई में है एंड कलकत्ता में है, मेरी इंस्टीट्यूट, उनमें भी फीस लगती है गवर्नमेंट। वो और जो वो स्पॉन्सर करते हैं वो फिर एफसीआई के लिए करते हैं, स्टूडेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया, वहाँ बहुत क्या बढ़िया। है, शिपिंग ऑफ वहाँ पर क्या है सर कि जो सैलरी है वो बहुत कम है। प्राइवेट सेक्टर में सैलरी ज़्यादा है, एफसीआई तो
any other student want to ask anything? गर्ल्स में से कोई इंटरेस्टेड है मर्चेंट नेवी वगैरह में जाने के लिए, पूछना चाहे तो पूछ सकती है। हाँ, विकास ही पूछना चाहता है। विकास पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो? सर मेरे को एक क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ बोलो। सर जैसे कि सर कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है तो अगर टेक साइड में जाना है आफ्टर इंजीनियरिंग। अरे सुनो विकास देखो, ऐसे क्वेश्चन करो जो तुम्हारे काम के हो। तुमने मैकेनिकल से पढ़ रहे हो ना तुम? यस सर। अब तुम डाइवर्ट क्यों हो रहे हो? किसी और के लिए ढूंढ रहे हो जॉब क्या कि अपने लिए? नहीं मैं मतलब तो तू अपने लिए ढूंढना है। सर भी मैकेनिकल के हैं, सौरभ अपने यहाँ से ही पास आउट है, ये मालूम है आपको। 2008 बैच। और तुम कौन से ईयर में निकलोगे पास होके? 23 में। तो सोचो तुमसे 15 साल सीनियर बैच के हैं वो, और इसी कॉलेज से पास आउट है। तब ये नया कॉलेज था। तुमने तो जब एडमिशन लिया तो इस कॉलेज को 15-18 साल हो गए थे। इन्होंने जब लिया था कॉलेज सेकेंड ईयर में था सिर्फ, फिर भी इन्होंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया और ये बना द बेस्ट स्टूडेंट था हमारा, है ना। उसने शुरू में बताया भी है ना, क्योंकि मैं शुरू से मैंने इसको पढ़ाया भी है और ये अभी भी मेरे टच में है। तो देखिए यहीं का स्टूडेंट है ये, आज यहाँ बैठा हुआ है। आज 50 लाख रुपए सैलरी ले रहा है वो, है ना। सौरभ सैलरी तुम्हारी बतानी है कि नहीं, है ना। तो इसीलिए इसके बाल सर के इसीलिए चले गए, ज़्यादा पैसा आ गया। तो तुम भी विकास, तुम बहुत क्वेश्चन करते हो, मैं तुम्हें भी पढ़ाया मैंने। तुम अपने पे कंसंट्रेट करो। अगर तुम चाह रहे हो ना तो पढ़ाई करो। जैसे इसने बोला कि इंजीनियरिंग को अच्छे से पढ़ें, काम वही आएगी। लास्ट टाइम भी आपको याद होगा, है ना, आपके सीनियर आए थे। चलो तुम कुछ और पूछना चाहो तो पूछो, कोई बात नहीं। सर बस ये क्वेश्चन था, जैसे कि अगर किसी का जैसे इंटरेस्ट है टेक साइड में अगर जाना है और उसने इंजीनियरिंग कर लिया है, नो तो सर क्या प्रोसेस? वो एज लिमिट होती है। आफ्टर 10+2 जो जाते हैं डेक डिपार्टमेंट के लिए, उनकी एज लिमिट है 20 ईयर्स, 20 to 21 ईयर्स, क्योंकि 10+। और आप लोगों के लिए अभी 23-24 ईयर्स है। इसमें भी एज लिमिट ऐसा नहीं कि आप इंजीनियरिंग करके अगर आपका मन पड़े कि हम 28 साल या 30 साल में जाए तो नहीं जा सकते। 23-24 ईयर्स जो है एज लिमिट है। ओके सर, ठीक है। एज लिमिट है और अलग अलग। तो ये और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दी सौरभ ने आप लोगों को, है ना, कि आपके पास ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम है कि आप आराम से तैयारी करो। इफ़ यू वांट टू गो तो आपको अभी से थॉट करना पड़ेगा, है ना। अगर आप अभी से प्रॉपर चैनल चलेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि अभी विकास तुम्हारी एज क्या है? 21 ईयर्स। 21 है। एंड दिस ईयर थर्ड ईयर में, इज इन थर्ड ईयर। यस सर, 23 हो जाऊंगा। तो व्हेन यू पास एट 23, तो अगर आप प्रॉपर चैनल से आओगे, हम लोग तो लेट आए थे तो राइट स्कूलिंग से, अगर आप प्रॉपर चैनल से आओगे तो मैं श्योर कह सकता हूँ, और अगर आप अच्छे से करोगे तो आप अराउंड 35-36 में आप होगे तो आप इंजीनियर बन जाओगे। इंजीनियर सैलरी नाउ इट इज फ्रॉम स्टार्टिंग विद $11,000 8 लाख 11 लाख पर मंथ। अगर आप 35 साल की एज में आप इतना कमाओगे तो क्या। और इंजीनियर तो उनकी प्रोफाइल होती है, वो एज ए मैनेजमेंट होती है, वो पूरा मैनेजमेंट देखते हैं। एंड उनका जो वर्किंग टाइम होता है वो 4 मंथ्स का होता है, क्योंकि बहुत हाई रैंक होती है, तो उनको शिप में केवल 4 मंथ्स के लिए ही भेजा जाता है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, बहुत बढ़िया सौरभ, बढ़िया रहा तुम्हारे साथ इंटरेक्शन। हमारे एचओडी भी आजकल हमारे यहाँ पे एचओडी हैं, नितिन तेंगुरिया सर हैं, है ना। 1 मिनट, वो भी ज्वाइन कर रहे हुए हैं वैसे। आ रहे सर, आ रहे। सौरभ बढ़िया लगा तुमसे इंटरेक्शन और बढ़िया सेशन रहा। मुझे तुमने भी एंजॉय किया होगा। बहुत सर, कॉलेज के दिन याद आ गए। कॉलेज के दिन याद आ गए। नितिन सर ऑन कर लीजिएगा। नितिन सर हमारे एचओडी। नितिन सर वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। नितिन सर, सर वीडियो। हाँ, आई बस कर रहे हैं सर।
और कोई स्टूडेंट? मुझे लगता है स्टूडेंट को भी कुछ फ़ायदा हुआ होगा सौरभ सर से बात करके, बात सुन के उनकी, है ना। मर्चेंट नेवी भी एक अच्छा फील्ड है आप सबके लिए, तो सोच सकते हैं आप फ्यूचर में, अगर आपका इंटरेस्ट हो या आगे बनता है इंटरेस्ट। जुड़ रहे हो? सर भी अवेलेबल हैं। सर अनम्यूट कर लें आप अपने आप को। सौरभ तुम्हारे सर हैं यहाँ पे। सौरभ आपके सर भी आए हुए हैं, उनको बोल दीजिए अनम्यूट करके कुछ बोलना चाहें तो। सर सर अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को। जी सर। सर सेशन एंड पे ही है, आप कुछ बोलना चाहें हमारे स्टूडेंट से? मुझसे पूछ रहे हैं सर? जी जी बिल्कुल, आप अगर कुछ हमारे स्टूडेंट को कुछ बोलना चाहें। सेशन तो ऑलमोस्ट हो गया है, बस अपन फिनिश पे स्टेज पे ही है। हाँ जी सर, मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करने के लिए जैसा सौरभ ने बताया सब ठीक है, बट ज्वाइन करने से पहले मन पक्का बना लेना चाहिए क्योंकि लाइफ टफ होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो शोर लिस्ट की बातें अपन हैं आजकल, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी एंड ऑल, फॉरेन में इतना टफ हो गया है कि आपको शोर जो है ना ऑलमोस्ट नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है कि यू आर लकी यू विल गेट समवेयर सम चांस। बट जैसा हमारे समय में था कि जहाज को 10 दिन लोड होने में लगता था, आराम से घूम लिए, मस्ती कर लिए, और वो चीज़ें ख़त्म हो गई। अगर आप मर्चेंट नेवी जाना चाहते हो तो उसका एक ही मोटो आपका होना चाहिए, वो है कि आप पैसा कमाने जा रहे हैं। बिल्कुल। जब वहाँ से पैसा कमा के आएंगे तो शोर में मजे करेंगे जो करना है, घर आके बिल्कुल अच्छी गाड़ियाँ लेंगे, अच्छा मकान लेंगे, ये चीज़ें होती है। आप मर्चेंट नेवी को इतना इजी मत समझो। लाइक सौरभ जो था मेरे साथ, हमेशा वो, हमारा जहाज थोड़ा बहुत पुराना था, हमेशा तेल में काला ही दिखता था मुझे, वो कभी ओरिजिनल कलर पे मैंने उसको देखा नहीं। तो यही है। एंड सेकेंड थिंग, जब आप मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हो तो यू शुड बी स्पॉन्सर्ड बाय ए कंपनी। यू शुड क्लियर मार्च अप्रैल मई में करीब एग्ज़ाम होते हैं, वो क्लियर करके यू शुड बी स्पॉन्सर्ड बाय ए कंपनी। अगर आप स्पॉन्सर नहीं होते हो तो आपको जॉब मिलना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो यू शुड पास द एग्ज़ाम एंड यू शुड बी स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट। श्योर। और जैसे अब हम लोग बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़े, हम लोग बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़े, और लाइक लेट अस से 34 की एज में आई वाज टीचिंग इन वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन कंट्री। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो यही है, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। एंड मतलब मर्चेंट नेवी को इजी मत लेना कि वहाँ सिर्फ पैसा झाड़ पे लगा हुआ है, तोड़ के ले आएंगे। नहीं नहीं बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एडवाइस सर। ओके नितिन सर वेलकम। सौरभ, नितिन सर हमारे एचओडी हैं मैकेनिकल आजकल यहाँ पे SIRT में। नितिन सर, सौरभ ने सेशन हो गया ऑलमोस्ट ओवर। सौरभ के गुरुजी भी साथ में थे, उन्होंने भी लास्ट में हमें गाइड कर दिया है। और नितिन सर आप वोट ऑफ थैंक्स आपकी तरफ से दे दीजिए। थैंक यू सौरभ फॉर ज्वाइनिंग योर डिपार्टमेंट बैक एंड मेकिंग योर स्टूडेंट, मेकिंग योर जूनियर्स अवेयर अबाउट दैट मर्चेंट नेवी। मैंने देखा तुम अपना फेवरेट प्लेसेस वगैरह दिखा रहे थे कि ये तुम्हारा फेवरेट प्लेस है, यहाँ काम करते हो इस टाइप से, मतलब वो चीज़ें मैंने देखी। तो वाकई बच्चे मोटिवेट हो, अलग अलग फील्ड में ट्राई करें तो अच्छा लगता है। मर्चेंट नेवी रियली अभी भी एक नई फील्ड है, ज़्यादातर उसमें नहीं जाते हैं, तो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर इफ स्टूडेंट्स कैन ट्राई देयर बेस्ट। सो थैंक यू सौरभ, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वी विल बी कॉलिंग यू अगेन। Sir, kindly share the certificate with Saurabh. Saurabh, please accept this certificate from on behalf of from mechanical department. Thank you very much, sir.
Thank you very much, Saurabh. है ना, so with this we will end the session. Thank you very much to all the participants. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you, Saurabh bhai.